अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाजरीन आदाब, 19 शव्वाल मुकर्रम मुताबिक 12 जून 2020 के अवधनामा के वॉइस एडिशन में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूं। आइए नजर डालते हैं सफ़े अव्वल की पहली सुर्खी पर, जो इस तरह है। मुल्क में नहीं हो रहा है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। खबर की तफसील के मुताबिक मुल्क में कोरोना वबा के बढ़ते आदाद शुमार के दौरान मरकजी हुकूमत ने आज कहा है कि मुल्क में यकीनन कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने कहा, यहाँ तक कि भारत की WHO की कम्युनिटी स्प्रेड की तशरीह भी नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। लफ्ज कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर काफी बहस की सूरत हाल है। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए हर्ड इम्यूनिटी के इस्तेमाल को आजमाना तबाहकुन कदम साबित होगा और इस तरह की जो तजावीज पेश की जा रही हैं उनसे कोरोना को शिकस्त देने में कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि कई तरक्की याफ्ता मुल्क इसका नतीजा भुगत चुके हैं। सफ़े अव्वल की दूसरी सुर्खी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना के चैलेंज को मौके में बदलना है। मुसम्मम इरादा और कौमी ताकत कोरोना बहरान से लड़ने में मददगार साबित होगी। खबर के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस बहरान को मुल्क की मईशत के लिए बड़ा मोड़ करार देते हुए जुमेरात के रोज कहा कि इससे जो चैलेंजेस सामने आए हैं उन्हें मौके में बदलकर मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाना है। मिस्टर मोदी ने आज इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 95वीं आम मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क कोरोना बहरान के साथ ही कई दीगर चैलेंजेस से भी निपट रहा है। उन्होंने कहा कि यह वक्त मौके को शिनाख्त करने का है, खुद को आजमाने का है और नई बुलंदियों की जानिब बढ़ने का है। यह अगर सबसे बड़ा बहरान है तो हमें इस सबसे बड़ा सबक लेते हुए इसका पूरा फायदा भी उठाना चाहिए। सफ़ा अव्वल पर ही हिंदुस्तान की वजारत खारिजा का यह बयान भी है, जिसमें उसने कहा है कि हिंदुस्तान और चीन मुसलसल राब्ते में हैं। खबर के मुताबिक लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन LAC पर चीन के साथ फौजी डेडलॉक के पुरअमन हल और सरहद पर अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए दोनों मुल्क सियासी और फौजी सतह पर मुसलसल बातचीत कर रहे हैं। वजारत खारिजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने यहाँ मामूल की प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि 6 जून को चोशोल मोल्दो इलाके में कोर कमांडरों की मीटिंग हुई थी। यह मीटिंग दोनों फरीकों के दरमियान सरहद पर हुए डेडलॉक के हल के लिए डिप्लोमेटिक और फौजी बातचीत के सिलसिले में हुई। मीटिंग में इस बात पर रजामंदी का इजहार किया गया था कि हमारे ममालिक के आला तरीन क़यादत की हिदायत के मुताबिक सूरत हाल का हल होना चाहिए। कौमी तालीमी इदारों की जारी रैंकिंग फ्रेमवर्क में JNU और जामिया के मुल्क की टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में शामिल होने की खबर भी सफ़ा अव्वल के दरमियानी हिस्से में है, जिसमें बताया गया है कि IIT मद्रास को इस साल ओवरऑल रैंकिंग में पहला मकाम, दूसरे मकाम पर इंडियन साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट बंगलौर और तीसरे मकाम पर IIT दिल्ली के नाम का ऐलान किया गया है। इंसानी वसाइल की तरक्की के वजीर डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने जुमेरात को मुसलसल 5वें साल कौमी तालीमी इदारों के फ्रेमवर्क की फहरिस्त जारी की। इसमें मुल्क के 5800 इदारों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर निशंक ने बताया कि मुल्क में बेहतरीन यूनिवर्सिटी में इंडियन साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट बंगलौर को पहला, जबकि दूसरे मकाम पर JNU, तीसरे मकाम पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और 10वें मकाम पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही अहमदाबाद में शरह अमवात दिल्ली से 4 गुना ज्यादा होने की खबर भी सफ़ा अव्वल के ज़ैली हिस्से में है, जिसमें बताया गया है कि शहरों के हिसाब से देखा जाए तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मौतें मुंबई में हुई हैं और उसके बाद अहमदाबाद और फिर दिल्ली का नंबर आता है, लेकिन शरह अमवात के मामले में अहमदाबाद पहले मकाम पर है। दरअसल 8 जून तक के आदाद शुमार को देखें तो अहमदाबाद में हर 10 लाख की आबादी पर 182 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। मुंबई में शरह अमवात हर 10 लाख पर 88 है, जबकि दिल्ली में यह तादाद 45 है। इस तरह अहमदाबाद में शरह अमवात दिल्ली के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा है। नाज़रीन, इसी सफ़े पर अलीगढ़ ओल्ड बॉयज एसोसिएशन लखनऊ का इश्तिहार भी है, जो इस तरह है। अलीगढ़ ओल्ड बॉयज एसोसिएशन लखनऊ की जानिब से कोरोना वबा के शुबहात और हकीकत के उन्वान से मौरखा 14 जून 2020 बरोज इतवार शाम 3:45 पर मशहूर मारूफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर कौसर उस्मान का जूम ऐप पर एक इंटरेक्टिव सेशन रखा गया है, जिसकी मीटिंग ID है 85417534314 और पासवर्ड है 445566। आलमी खबरों के सफ़ा जहानुमा पर पहले सुर्खी में OIC का बयान है, जिसमें उसने साफ कहा है कि इसराइल फ़लस्तीनी रियासत के मकबूजा इलाके खाली करे।
खबर के मुताबिक गुज़श्ता रोज इस्लामी ताउन तंजीम एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान का वर्चुअल इजलास हुआ, जिसमें गर्ब उर्दन के इलाकों पर इसराइली रियासत की खुद मुख्तारी के इक़दामात और उसके मुज़मरात पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में कहा गया कि सन 1967 की जंग में इसराइल के कब्जे में आने वाले इलाकों पर सैहूनी रियासत को अपनी खुद मुख्तारी कायम करने का कोई हक नहीं है। इस्लामी ताउन तंजीम ने खबरदार किया कि गर्ब उर्दन के कुछ इलाकों को सैहूनी रियासत का हिस्सा करार देने के संगीन मुज़मरात सामने आएंगे और उनकी तमाम तर जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होगी। पेशानी की बाई जानिब ईरान के ताल्लुक से खबर में सदर रूहानी का बयान सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान ने पाबंदियों के अमरीकी घुटने को तोड़ दिया। खबर के मुताबिक ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने आइंदा अक्टूबर में ईरान के खिलाफ हथियारों से मुताल्लिक तमाम पाबंदियों की मनसूखी की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि अमेरिका उन पाबंदियों के खात्मे से बौखलाया हुआ है और इसी बिना पर वो ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ तरह की साजिशें तैयार कर रहा है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने काबीना के इजलास में अमरीकी साजिशों के मुकाबले में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के रुकन मुल्कों की जानिब से मुखालिफत और उन साजिशों का मुकाबला किए जाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि तेहरान को उम्मीद है कि सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक आलमी मफादात और बैनुल अक़वामी अमन और इस्तेहकाम की बिना पर अमरीकी साजिशों के मुकाबले में इस्तिकामत का मुजाहरा करेंगे। इसी खबर की झैल की सुर्खी यूं है, जर्मनी ने मगरबी किनारे के इंजमाम के मंसूबे पर इसराइल को खबरदार किया। खबर के मुताबिक जर्मनी के वजीर खारिजा ने इसराइल को खबरदार किया है कि उसका मगरबी किनारे के इंजमाम का मंसूबा बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ वर्जी होगा। ताहम उन्होंने यह बताने से गुरेज किया कि इसराइल की जानिब से मंसूबे पर अमल दरामद की सूरत में जर्मनी या यूरोप का रद्द अमल क्या होगा। ब्राजील में एक दिन में कोरोना से 1274 अमवात और इटली में कोरोना से 4564 बच्चे मुतासिर और 4 के हलाक होने की खबर भी आलमी खबरों के सफ़े के दरमियानी हिस्से में नुमाया है। इसी सफ़े पर पाकिस्तान में टिड्डी दल के हमले के हवाले से खबर की सुर्खी है कि टिड्डी दल के हमलों से ज़राई मईशत और पैदावार को खतरात लाहिक। खबर के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत को जहां इन दिनों कोरोना वायरस के बाद कसाद बाजारी यानी मंदी का सामना है, वहीं टिड्डी दल के हमलों से ज़राई पैदावार और उससे मुंसलिक ज़राई मईशत को खतरात लाहिक हो गए हैं। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक रवा साल 5 करोड़ 70 लाख एकड़ का इलाका टिड्डी दल के हमले की जद में आया, जिसमें 2 करोड़ 30 लाख एकड़ रकबा ज़राई था। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ खुराक के मुताबिक अगर पाकिस्तान की 25% ज़राई पैदावार टिड्डी दल से मुतासिर होती है तो मुल्क की मईशत को 5 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। अमेरिका में एक और सियाह फार्म बाशिंदे के कत्ल की खबर भी जहां नुमा सफ़े पर शाये हुई है, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका समेत आलमी सतह पर सफेद फार्म अमेरिकी पुलिस के हाथों सियाह फार्म अमेरिकी बाशिंदे जॉर्ज फ्लॉयड के बहिमाना कत्ल के बाद होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान अमेरिकी पुलिस के हाथों एक और सियाह फार्म अमेरिकी बाशिंदे को कत्ल करने की वीडियो वायरल हुई है। NBC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल का कहना है कि 28 साल अमेरिकी सियाह फार्म शहरी मॉर्लेस गोर्डन ने ड्राइविंग के दौरान कानून की खिलाफ वर्जी की, जिस पर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अहलकार ने उसे रोककर कत्ल कर दिया। पासदारान इनकलाब इस्लामी के सरबराह जनरल हुसैन सलामी का वो बयान भी सफा के झैल में है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका का जवाल शुरू हो गया है। खबर के मुताबिक पासदारान इनकलाब इस्लामी के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ईरान के दुश्मन और खास तौर से अमेरिका कबल वक्त जवाल का शिकार हो गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब तक खूबसूरत नालों के जरिए दुनिया में खुद को पेश करता रहा है, लेकिन अमेरिकी समाज की दर्दनाक सूरत हाल जो अब तक पोशीदा थी, दुनिया के सामने आश्कार होती जा रही है। नाजरीन, 12 जून के अवधनामा के सफा नंबर 3 पर 8 कालम में यह सुर्खी है, जिसमें बताया गया है कि आलमी अतफाल मेहनत बंदी यौम के मौके पर महकमा मेहनत की अतफाल मजदूर तालीमी मंसूबे का आगाज कल से होगा। खबर की तफसील के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और इत्तलाआत मिस्टर अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लोक भवन वाक़ई मीडिया सेंटर में प्रेस नुमाइंदों को खिताब करते हुए बताया कि कल 12 जून 2020 को आलमी अतफाल मेहनत बंदी यौम के मौके पर महकमा मेहनत की अतफाल मजदूर इल्मी मंसूबे की शुरुआत वजीर आला के जरिए की जाएगी। ये स्कीम कुंबे के दुश्वारकुन हालात के बाइस अतफाल मजदूरी कर रहे बच्चों के लिए कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम है। इस स्कीम के तहत कुल 2000 बच्चों को मुस्तफीद करते हुए स्कीम की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि रियासत में महकमा सेहत के जरिए टेस्टिंग की 15,000 सैंपल की जांच के हदफ को पार करते हुए 15,079 सैंपल की जांच की गई। इससे आगे बढ़ाते हुए 20,000 का हदफ तय किया गया है। उन्होंने बताया कि रियासत में 1 लाख से जायद बेड का इंतजाम है।
और कहीं भी किसी भी मरीज को बेड का कोई मसला नहीं होगा, सभी को मुनासिब इलाज मिल रहा है। अवनीश अवस्थी ने कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मरकजी और रियासती हुकूमत की तरक्याती स्कीमों को तेजी से चलाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर इन स्कीमों को चलाने से जहां एक जानिब मजदूरों कारीगरों को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश की तामीर नौ भी होगी। मिस्टर अवस्थी ने बताया कि वजीर आला ने कहा है कि स्ट्रीट वेंडरों को वजीर आजम के खुसूसी इक्तिसादी पैकेज से फायदा पहुंचाने के लिए मुअस्सिर लाएअमल तैयार किया जाए। मिस्टर अवस्थी ने बताया कि मुल्क से सबसे ज्यादा मुहाजिर कारीगर उत्तर प्रदेश में आए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में अब तक 1643 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के तवस्सुत से 18.22 लाख से जायद कारीगरों मजदूरों को लाया जा चुका है। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी इसी सतह पर सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरओबी, सड़कों, फ्लाईओवर तामीर में तेजी लाई जाए, यूटिलिटी शिफ्टिंग व नाजायज कब्जे हटाने का काम फौरन हो। मौसूला इत्तलात के मुताबिक नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने आज यहां महकमे तामीरात आमा दफ्तर वाक़े ऑडिटोरियम में लखनऊ लोकसभा हलके के कामों की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए ब्रिज कारपोरेशन, रेलवे, महकमे तामीरात आमा के अफसरों को वाज़ेह हिदायत दी है कि वो लखनऊ लोकसभा हलके में ज़ेर तामीर पुलों, फ्लाई ओवरों, आरओबी और सड़कों के तामीराती काम में तेजी लाए। उन्होंने सभी कामों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत दी। 16 नए जिला कोऑपरेटिव बैंकों में एक मुश्त समाधान योजना नाफिज होने की खबर भी सफ़ा 3 के दरमियानी हिस्से में नुमाया है। खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर इमदाद बाहमी मिस्टर मुकुट बिहारी वर्मा ने बताया कि रियासत के 16 नए लाइसेंस हासिल करने वाले जिले कोऑपरेटिव बैंकों इलाहाबाद, फतेहपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच, फैजाबाद, सुल्तानपुर, देवरिया, गोरखपुर, हरदोई, सीतापुर, जौनपुर, गाजीपुर और वाराणसी में बकाया फसली कर्जों और दीगर कर्जों की वसूली के लिए एक मुश्त समाधान योजना नाफिज की गई, जो मुअर्रखा 31 दिसंबर 2020 तक नाफिज रहेगी। नाजरीन, जौनपुर के वाकये का नोटिस लेते हुए वजीर आला की मुल्जिमों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और NSA के तहत कार्रवाई किए जाने की हिदायत की खबर भी सफ़ा 3 पर जली सुर्खी में है। तफसील के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मौजा भदेठी जिला जौनपुर के वाकये का नोटिस लेते हुए मुल्जिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मुल्जिमों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और NSA के तहत कार्रवाई की जाए। इस मामले में मकामी SHO की गफलत पर संजीदगी से मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए उन्होंने SHO के खिलाफ फौरी महकमा जाती कार्रवाई करने की भी हिदायत दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक 331 मौतें होने, बाराबंकी में घाघरा नदी के साहिल पर मौजूदा बांध के हिफाजती उमूर के लिए 3 करोड़ रुपए की रकम मंजूर किए जाने और रियासत में खुसूसी छापामार मुहिम के तहत 391 मामले पकड़े जाने और 8059 लीटर गैर कानूनी शराब बरामद किए जाने की खबरें भी सफ़ा 3 पर नुमाया है। अलीगढ़ ओल्ड बॉयज एसोसिएशन लखनऊ की जानिब से कोरोना वबा के शुबहात और हकीकत के उन्वान से मुअर्रिखा 14 जून 2020 बरोज इतवार शाम 3:45 पर मशहूर मारूफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर कौसर उस्मान का जूम ऐप पर एक इंटरेक्टिव सेशन रखा गया है, जिसकी मीटिंग ID है 854-1753-4314 और पासवर्ड है 445566। अवधनामा के अपना वतन की पहली सुर्खी है, दिल्ली जामा मस्जिद आम नमाजियों के लिए 30 जून तक बंद। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते असरात के दरमियान तारीखी जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने आज बाज़ाब्ता ये ऐलान कर दिया कि जामा मस्जिद आम नमाजियों के लिए 30 जून तक बंद की जा रही है। दिल्ली जामा मस्जिद में ऐलान होने के बाद दिल्ली की कई दीगर मसाजिद में भी इस बात पर गौर किया जा रहा है कि आम नमाजियों के मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए या नहीं। दिल्ली जामा मस्जिद में आम नमाजियों की पाबंदी का ऐलान करते हुए शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने आज मीडिया के सामने कहा है, दिल्ली में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, मरीजों और अमवात की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ऐसे हालात में आम नमाजियों का मस्जिद में दाखिल होना उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसी मामले से मुतालिक दूसरी खबर से मालूम हो रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट में जुमेरात को मफाद आम्मा की अर्जी दायर करके दिल्ली में लॉकडाउन सख्ती के साथ दोबारा नाफिज करने की अपील की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि दिल्ली हुकूमत ने खुद इस बात का खदशा जाहिर किया है कि दारुल हुकूमत में जुलाई के आखिर तक कोरोना के मामले 5.5 लाख तक पहुँच सकते हैं। वाज़ेह रहे कि बुध तक दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल मामले 32,810 और 984 की मौत हो चुकी है।
پال گھر تشدد معاملہ صفحے کی دوسری جانب ہے، جس کی تفصیل کے مطابق سپریم کورٹ نے مہاراشٹر کے پال گھر میں بھیڑ کے تشدد میں 2 سادھوؤں کی موت کی مرکزی جانچ بیورو یعنی CBI یا قومی جانچ ایجنسی یعنی NIA سے جانچ کرائے جانے سے متعلق عرضی پر مرکزی حکومت اور مہاراشٹر حکومت سے جمعرات کو جواب طلب کیا ہے۔ بینچ نے سبھی فریقوں کو نوٹس کے جواب کے لیے 2 ہفتے کا وقت دیا ہے، حالانکہ عدالت نے معاملے کی اگلی سماعت کے لیے جولائی کے دوسرے ہفتے کی تاریخ مقرر کی ہے۔ محمد علیم اسماعیل کا افسانہ رنجش عالمی کہانی مقابلے میں 6 مقام پر کی سرخی کے تحت اخبار لکھتا ہے، خود اشاعتی پورٹل پرتیلیپی اردو کی جانب سے مئی 2020 میں عالمی تحریری مقابلہ عنوان سے کہانی کانٹیسٹ منعقد کیا گیا تھا، جس میں پوری دنیا سے تقریباً 500 سے زائد کہانیاں شامل مقابلہ ہوئی تھیں، جس میں مہاراشٹر کے محمد علیم اسماعیل کے افسانے رنجش کو 6 مقام پر جگہ ملی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکریٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال کا بیان صفحے کے درمیانی حصے میں موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں جمہوریت نام کی کوئی چیز موجود نہیں، بقول ان کے یہاں لوگ روز مر رہے ہیں، نوجوان آئے روز موت کی بھیٹ چڑھ رہے ہیں اور مرکزی حکومت جھوٹے دعوے کر رہی ہے کہ یہاں سب کچھ ٹھیک اور قابو میں ہے۔ ان اطلاعات کے علاوہ RJD نے لالو کی یوم پیدائش پر 73,000 غریبوں کو کھانا کھلایا اور راجیو گاندھی قتل معاملے میں عمر قید کی سزا کاٹنے والوں کی رہائی کا مطالبہ، خبریں بھی قابل مشاہدہ ہیں۔ بہار بنگال میں ریلی کے لیے بھاجپا نے 250 کروڑ خرچ کیے۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ مسٹر اکھلیش یادو کے اس بیان سے آخری صفحے کا آغاز ہو رہا ہے۔ انہوں نے مرکز پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا، BJP کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا بہت شوق ہے، لہٰذا BJP نے انتخاب کی شفافیت کو ختم کرنے کے لیے جنگل کے درختوں پر LED لگائے۔ بہار اور بنگال میں اپنی مجاز ریلی میں BJP نے 250 کروڑ سے زیادہ خرچ کیوں کیے؟ جب پورے ملک میں وبائی امراض کا خوف ہے اور ان تمام لوگوں کو جو انفیکشن کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، تب بھی BJP ہر وقت انتخابات کی فکر میں رہتی ہے۔ سماجوادی پارٹی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غمزدہ کسانوں، مزدوروں، خاندانوں اور کورونا متاثرہ خاندانوں کو 10 لاکھ روپے کی امداد فراہم کرے۔ خبر سے منسلک باکس میں شائع خبر کی سرخی اس طرح ہے، وزیر اعلیٰ نے جونپور کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزموں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دی۔ مولانا عبدالغفار ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک مختصر نشست کی خبر میں سوسائٹی کے صدر ڈاکٹر سید محمد حسام نگرامی نے کہا کہ اگرچہ حکومت کی طرف سے عبادت گاہوں کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن موجودہ حالات میں اس پر عمل کرنا مزید مشکلات کو دعوت دینا ہے۔ وہیں ڈاکٹر ہارون رشید نے 5 نمازیوں کی شرط کو ناقابل عمل بتاتے ہوئے یہ مشورہ دیا ہے کہ بہتر ہے کہ بجماعت نماز کے سلسلے کو کچھ مزید وقت کے لیے مؤخر رکھا جائے۔ اتر پردیش میں 81 نئے کورونا مثبت کیسز کی خبر بھی اہمیت کے ساتھ شائع کی گئی ہے۔ ان مریضوں میں لکھنؤ سے 20، ایودھیا سے 3، ہردوئی سے 16، قنوج سے 11، مراد آباد سے 12، سنبھل سے 7، بارہ بنکی سے 8، بہرائچ سے 1 اور بلرام پور سے 3 مریض شامل ہیں۔ ٹھاکر گنج میں حقیقی چچا بھتیجے میں تنازع پر حملہ۔ تفصیل کے مطابق ٹھاکر گنج تھانہ حلقے کے روشن نگر نیو حیدرآباد گنج کے پرچون کے ایک دکاندار کو اسی کے حقیقی بھائی نے اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ مل کر چاقو مار کر قتل کر دیا ہے۔ رات قریب 10 بجے ہوئی اس سنسنی خیز واردات کی اطلاع پر ٹھاکر گنج پولیس موقع پر پہنچی اور لہولہان حالت میں دکاندار کو ٹراما سینٹر پہنچایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ بھائی اور ایک بھتیجے کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ایک نابالغ ملزم فرار ہے۔ معاملہ موبائل چوری کا بتایا جا رہا ہے۔ شفیق مرزا کی یاد میں آن لائن تعزیتی پروگرام۔ مسیحا اردو سوسائٹی کی جانب سے اسلامیہ کالج لکھنؤ کے سابق مینیجر ایڈوکیٹ مرحوم شفیق مرزا کی یاد میں آج ایک آن لائن تعزیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس یادگاری پروگرام کی صدارت اطہر نبی نے کی، جبکہ پروگرام کی سرپرستی ایڈوکیٹ ظفر یاب جیلانی نے کی۔ پروگرام کے کنوینر ڈاکٹر مسیح الدین خان نے جلسے کی نظامت کے فرائض انجام دیے۔ اس پروگرام میں شہر اور بیرون شہر تمام دانشور حضرات نے مرحوم شفیق مرزا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پروگرام کا آغاز شعبہ اردو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر محمود الحسن کی تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اس کے بعد معروف شاعر حسن کاظمی نے اپنا کلام پیش کیا۔ ان اطلاعات کے ساتھ شاید دوسری خبریں، مہندی حسن کے ذریعے کانگریس سیوا ستیہ گرہ کے تحت کھانا تقسیم کر اجے کمار للو کو رہا کرنے کی مانگ کی گئی۔ ٹی بی میں مبتلا مریض سمیت 3 کی کورونا سے موت۔ منظر حسین صوفی اسلامی بورڈ کے ریاستی صدر منتخب۔ اور عطاء الرحمان ندوی کی اپیل بھی شائع ہوئی ہے، جس میں انہوں نے مسجدوں سے 5 نمازیوں کی قید ختم کرتے ہوئے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ نمازیوں کو مسجد آنے کی اجازت دی جانے کی مانگ کی ہے۔ اب پیش خدمت ہے اودھ نامہ میں شائع مضامین کا تعارف۔ ہندوستان کی کامیاب ڈپلومیسی کے عنوان سے اودھ نامہ اپنے اداریے میں لکھتا ہے،
اگر ماضی کو دیکھا جائے تو چین ہمیشہ ہی سرحد پر کوئی نہ کوئی تنازعہ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ یہ سلسلہ 1962 سے جاری ہے جب چین نے ہندوستان پر حملہ کر کے اس کے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اب اس کی کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اب وقت بدل چکا ہے، ہندوستان چین کے دباؤ میں آنے والا نہیں ہے، یہ بات چین کے حکام کو سمجھ لینا چاہیے۔ کورونا کی آڑ میں اقتدار کی جنگ ڈاکٹر سلیم خان کا مضمون ہے، جس میں انہوں نے کورونا جیسی وبا کے پس منظر میں حکومت کے ذریعے کھیلے جانے والے سیاسی داؤ پیچ کی طرف اشارہ کیا ہے اور حکومت کی ان فریب دہی کو واضح کیا ہے جس میں ناروا طور پر بے قصور افراد کو کورونا میں ہونے والے لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھا کر نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں سفورہ کا ذکر اہمیت کا حامل ہے۔ دوسرا مضمون لندن کے فہیم اختر کا بعنوان نسل پرستی کا زہر شائع ہوا ہے، جس میں وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 2010 میں اپنی بیٹی زارا فہیم کو لندن کے ایک پرائمری اسکول چھوڑنے جاتا تھا۔ ایک دن اسکول کے گیٹ پر کھڑا ایک کمیونٹی سفید فام پولیس آفیسر میرے پاس آ کر کہتا ہے، یہاں گاڑی نہ پارک کریں۔ میں نے اس افسر سے کہا کہ لیکن گاڑی تو ہم نے اسکول کے گیٹ پر پارک نہیں کی، تو آپ مجھے کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں؟ پھر میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور دفتر چلا گیا۔ دوسرے روز جب پھر میں اسکول پہنچا تو سفید فام کمیونٹی پولیس آفیسر کے ساتھ دوسرا سفید فام پولیس میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا، گاڑی کا انجن بند کرو اور باہر آؤ۔ سفید فام پولیس آفیسر نے مجھ سے کہا کہ کل تم نے گاڑی کیوں پارک کی؟ میں نے کہا، گاڑی تو میں نے وہیں پارک کی جہاں گاڑی پارک کرنے کی اجازت ہے۔ ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے کہ ایک سفید فام پولیس افسر نے مجھے زور کا دھکا دیا اور میں جھاڑیوں میں جا گرا۔ میں سفید فام پولیس افسر کی حرکت سے دم بخود ہو گیا۔ سوچئے کیوں پولیس افسر کو میری بات اتنی بری لگی کہ اس نے مجھے دھکا دے کر گرا دیا۔ کیا سفید فام پولیس افسر کسی انگریز سفید فام کو اس طرح دھکا دے سکتا ہے؟ شاید کبھی نہیں۔ بس میرا قصور یہ تھا کہ میں ایک ایشیائی بندہ سفید فام پولیس افسر کو جواب دے بیٹھا تھا۔ صفحے کا آخری مضمون محمد قمر انجم قادری فیضی کا ہے، جس میں وہ امریکہ میں ہونے والی پولیس بربریت کا موازنہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: امریکہ میں سیاہ فام شخص پر پولیس کی بربریت کے خلاف جاری احتجاج شدت اختیار کر چکا ہے۔ ہم تشدد کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن احتجاجی لہر اہم بات ہے کیونکہ اس کا پیغام یہ ہے کہ اس طرح کا قتل برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس کو تشدد کی آزادی کسی بھی معاشرے کے لیے خطرناک ہوتی ہے اور بعض اوقات اس خطرناک صورت کا اظہار ضروری ہے۔ ہمارے یہاں لوگ بے حس ہیں اور ظلم و ستم برداشت کرتے ہیں، اور اگر سب کچھ ایسے ہی رہا تو آگے بھی ظلم و تشدد برداشت کرتے رہیں گے۔ یہ بھی شاید ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ظلم ہمارے یہاں قابل برداشت شے تصور کیا جا رہا ہے۔ اودنامہ جمعہ اسپیشل کے تحت شائع ہونے والی آیت اللہ سید حمید الحسن کی 190ویں قسط بعنوان قرآن کریم انسان اور انسانیت صفحہ 5 کی زینت ہے، جو امن و صلح کے ذیلی عنوان کے ساتھ اپنے 5ویں مرحلے میں ہے۔ آپ اپنے مضمون میں تحریر فرماتے ہیں: آئیے ایک دوسرے مذہب کی طرف چلیں۔ حضرت موسیٰ سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان تک آتے آتے جو مذہب وجود میں آیا وہ تقریباً 1716 سال میں کتنا بدل گیا کہ حضرت عیسیٰ جیسی باعظمت شخصیت کو برداشت نہ کر سکا، اور یہی دونوں مذاہب کے ذمہ داران کتنے محدود نظر آئے کہ مکے میں قرآنی پیغام کو جو حضرت عیسیٰ سے صرف 619 سال بعد سامنے آیا، ہر طرح اس کی مخالفت کرتے ملے۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام کیا تھا؟ ان کے دور کے فرعون کی ظالمانہ فرعونیت سے اسی دور کے کمزور غریب مزدوروں کو بچانا، ان کی زندگی کو باعزت پرامن اور پرسکون بنانا۔ حضرت عیسیٰ کا طرز زندگی کیا تھا؟ مریضوں کو شفا دینا، پریشان حال انسانوں کی مدد کرنا۔ مکے میں حضور کی تعلیم کیا تھی؟ دولت مند سرداروں کے ناپاک خواہشات سے بے کس لوگوں کو نجات دلوانا۔ مہاتما گوتم بدھ سے لے کر دنیا کے تمام مذاہب کی دنیاوی تعلیم ایک ہی تھی: ظالم کے ظلم سے مظلوموں کو نجات۔ ہم اپنے اس دیش، اس ملک کے بااقتدار حضرات سے عرض کریں گے: آج آپ کے ہاتھوں میں قوت ہے، شکتی ہے، طاقت ہے۔ آج آپ کے دیش میں تمام دنیا میں الگ الگ جو مذاہب ہیں وہ سب یہیں ایک ہی جگہ ہیں۔ ان کے وجود سے وہ تاریخ بنا لیجئے جو آگے آنے والے زمانوں کی نسلوں کے لیے امن و صلح و مصالحت کی دنیا آباد رکھ سکے۔ یہ کام اگر اب نہ ہوا تو پھر کبھی نہ ہوگا۔ آپ اپنے مضمون کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں: مذہب کو مذہب رہنے دیجئے، مذہب کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان فریاد کا وسیلہ بنا رہنے دیجئے۔ ہزاروں سال کی تاریخ میں کچھ اچھا کر دکھائیے، اور وہ بس اتنا کہ مذہب ہمیشہ رحم اور محبت کا قانون ہے، اسے اپنے بے رحمی کے جذبات کا نشانہ نہ بنائیے۔
हम आप अगर ऐसा आज कर भी लेंगे तब भी कल वही होगा जो हज़ारों साल से हो रहा है। मज़हब के तालीमात का समंदर सभी को सुकून बख्शता रहेगा। उसकी बेरहम मौजें सिर्फ उनके लिए अजाब बनेंगी जो इंसान और इंसानियत में यकीन नहीं रखते, जो अमन व सुलह को बेकार और इस्लाह को मजाक समझते हैं। अमन व सुकून इंसानी ज़रूरत है और यही मजहब है। मुतफर्रिक इशाअती मज़ामीन में पहला मज़मून डॉक्टर सैयद हसन निगरामी का है। इसका उन्वान है ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। अपने मज़मून में वो लिखते हैं, हमने बहुत सोचा, तारीख के बड़े और बुरे वाक़यात पर नज़र दौड़ाई तो बस इतना समझ में आता है कि हमने इस दुनिया में नेमत देने वाली ताकत के एहसानात को फरामोश करने की गलती की। कुरान करीम की आयत के मफहूम से और ठीक से समझा जा सकता है कि जब कौम के लोगों ने पैगंबरों के ज़रिए लाई गई हिदायत को भुला दिया तो हमने उन पर चीज़ों के दरवाजे यानी अब्वाब कुल शय खोल दिए, और जब उन इनामात पर इतराने लगे तो हमने अचानक अपनी गिरफ्त में ले लिया तो लोग हक्का बक्का रह गए। देखा जाए तो एक सच्चाई है, आज हम इससे इनकार नहीं कर सकते। हमने इन नेमतों की न सिर्फ नाकदरी की बल्कि खुदा बन गए और फ़िरऔन का अंजाम भूल गए। हम दौलत जमा करने पर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में दौड़ पड़े, लेकिन कारून के ख़जानों को उसी ज़मीन में दफना दिया और हम ये भूल गए कि मिस्र, चीन, रोम और हिंदी तहजीब जिनका कभी अपने वक्त पर तूती बोलता था, गर्दिश अय्याम की आंधी ने उन्हें खंडरात में बदल दिया। अब ज़रूरत सिर्फ इसकी है कि हम इस पर गौर करें कि हमसे कब, कहां और क्या गलती हुई है, और अभी वक्त है कि हम अपने किए पर शर्मिंदा होकर इस कुदरत के सामने तौबा के लिए रो रो कर माफ़ी मांगे और उस पर गौर करें। दुनिया का बदलता निज़ाम और हमारा मुल्क हिंदुस्तान के उन्वान से शाये होने वाला मजमून शीबा कौसर बिहार का लिखा हुआ है, जिसमें वो तहरीर करती हैं, ये मुल्क महावीर, गौतम बुद्ध, गुरु नानक और चिश्ती का मुल्क है जिन्होंने हमेशा इंसान दोस्ती, मोहब्बत और प्यार का पाठ पढ़ाया और इंसानों के बीच जो नफरतें थीं उनको मिटाने की कोशिश करते रहे। दुनिया वालों को हमेशा अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया और यही वजह है कि आज भी दुनिया में जो अमन पसंद लोग हैं वो हमारे मुल्क की इज्जत करते हैं और दुनिया में हमारे मुल्क की मिसाल दी जाती है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां कई मजहब और नस्ल के लोग आपस में मोहब्बत और भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, और यही हकीकत भी है। मगर कुछ कमजोरियां भी हैं जिसकी वजह से कभी कभी हम दुनिया वालों की नज़रों में एक सवालिया निशान बन जाते हैं और जो हमारी तरक्की में एक बड़ी रुकावट बन जाती है। इसका सद्देबाब ज़रूरी है और वो ये है कि जब तक हम गुरूर नस्ब ज़ात को अपने दिल से नहीं मिटाएंगे, अपने अंदर की अना की दीवार नहीं ढाएंगे, तकब्बुर के मक्र फरेब के जाल से बाहर नहीं आएंगे, हम एक बेहतर माशरे की तामीर नहीं कर पाएंगे। आखिरी मजमून अजमत अली का शाये हुआ है, जिसमें वो लिखते हैं, कार्टून किस लिए बनाया जाता है? आम तौर पर बच्चों को सामान्य लुत्फ फराहम करने की खातिर, लेकिन एक कार्टून ऐसा भी है जिसमें आइंदा अंजाम पाने वाले मुताद्दिद हादसात की खबर दी गई है। सिम्पसन अमेरिका का एक तवील एनिमेशन कार्टून है जिसको मैट ग्रोनिंग ने 17 दिसंबर 1989 में तख्लीक किया था। इसमें कुल 31 फसलें और 679 किस्तें हैं। इंग्लिश ज़बान का ये कारनामा फॉक्स के जरिए नश्र होता है। 30 बरस से जारी इस कार्टून के मुख्तलिफ सच होते नज़रियात के बायस दुनिया इसकी जानिब मबजूल होती जा रही है। बास तो वक़ू पजीर हो गए, जबकि बास के मुतालिक ये ख्याल किया जा रहा है कि वो भी मुस्तकबिल करीब में वाक़ होने को है। अपने मजमून में मकाला निगार ने सच हुए हादसात में से चंद खास की तरफ इशारा भी किया है। अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए epaper.awadnama.com पर लॉग इन करें। और अब जिलों से अवधनामा की खुसूसी रिपोर्ट। कोरोना से बचने के लिए सर्वाधिक मांग वाले N95 मास्क का प्रदेश का पहला अत्याधुनिक प्लांट अलीगढ़ में स्थापित किया गया है। तालानगरी में राहुल ऑर्थोटिक्स इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड इसके लिए कोरियाई तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र के कुकड़ीपार गांव में बुधवार की देर शाम आबादी की भूमि को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान गड़ासे से प्रहार कर एक युवक की हत्या कर दी गई। दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हो गए। मृत युवक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य आरती लाल चंदानी का तबलीगी जमात पर टिप्पणी का वायरल वीडियो पर सुर्खियों में आई। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर आरती लाल चंदानी को मंगलवार देर रात प्राचार्य के पद से हटाकर डीजी ऑफिस मुख्यालय से अटैच कर दिया गया और आनन फानन में ओएसडी डॉक्टर आरवी कमल ने देर रात लगभग 2 बजे प्राचार्य का चार्ज संभाल लिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के 130 करोड़ नागरिकों के नाम भेजे पत्र को लेकर भाजपा यमुनापार जिला में परिवार संपर्क अभियान का शुभारंभ जिलाध्यक्ष विभवनाथ भारती ने करछना विधानसभा के अपने बूथ संख्या 317 खाई में सुबह 9 बजे अपने हाथों द्वारा मोदी जी की चिट्ठी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार सुशासन के 3 वर्ष नए भारत का नया उत्तर प्रदेश के उपलब्धियों के पत्रक के साथ मास्क, सैनिटाइजर और साबुन वितरण कर शुभारंभ
शुभारंभ किया। समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता शुभांगी द्विवेदी ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर संबंधित महकमे से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करने एवं दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील निवासी रामू, जिनकी सोमवार को सांस की बीमारी के चलते हालत गंभीर हो गई थी, उन्हें तत्काल जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर लाया गया, जहां वो 3 घंटे तक तड़पता रहा। उसे किसी ने छूने तक की हिम्मत नहीं की। जब वहां उपस्थित लोगों ने बवाल मचाया तो किसी तरह उसे अस्पताल में भर्ती कर तत्काल बिना किसी प्राथमिक उपचार के गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। आज पुराना गोरखपुर वार्ड नंबर 68 में बूथ अध्यक्ष पवन कुमार त्रिपाठी जी की अगुवाई में बूथ नंबर 244 में केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा किए गए जनता के लिए विकास कार्यों की उपलब्धियों को पत्रक द्वारा पदाधिकारियों के साथ घर घर जाकर जनसंपर्क करके सरकार की उपलब्धियों को बताया गया। इस मौके पर महिला मोर्चा महानगर अध्यक्ष नेहा चौधरी, महिला मोर्चा महानगर महामंत्री श्वेता श्रीवास्तव, गोरक्ष नगर मंडल उपाध्यक्ष गौरव त्रिपाठी, वार्ड अध्यक्ष रवि पांडे, रमेश पांडे, विनय चतुर्वेदी, मंटू यादव, रजनीश श्रीवास्तव, शीला, किरण, प्रेमलता, उमेश पांडे व अनेक कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। टांडा चौक क्षेत्र के दुकानदारों ने चौक क्षेत्र में प्रातःकाल लगने वाली आम की मंडी को हटवाने के लिए टांडा उप जिलाधिकारी अभिषेक पाठक को ज्ञापन दिया है। क्षेत्र के दुकानदारों का कहना है कि आम की मंडी लगने के चलते कारपेट की दुर्गंध इतनी अधिक रहती है कि उनको अपनी दुकान पर बैठना दुश्वारियों भरा होता है, जिसकी दुर्गंध से बीमारी का भय है। इसलिए इस मंडी को चौक क्षेत्र से अलग हटकर लगवाई जाए। देवबंद में सामाजिक संगठन अबनाई मदारिस वेलफेयर एजुकेशनल ट्रस्ट और देवबंद इस्लामिक एकेडमी द्वारा जरूरतमंदों को मदद का कार्य जारी है। गुरुवार को भी ट्रस्ट द्वारा भोजन के पैकेट वितरित किए गए। ट्रस्ट के अध्यक्ष मेहंदी हसन ऐनी ने बताया कि लॉकडाउन होने के साथ ही ट्रस्ट द्वारा कम्युनिटी किचन की स्थापना भी कर दी गई थी। सोनभद्र के स्थानीय नगर के प्रीतनगर बूथ संख्या 85 में बृहस्पतिवार को भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत चौबे के दिशा निर्देशन में मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह एटीए के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मास्क, सैनिटाइजर, प्रधानमंत्री के द्वितीय कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री के नाम का धन्यवाद पत्रक वितरित कर वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए जनता को जागरूक किया। आँखों से तासुब के हट जाएंगे सब पर्दे, पढ़कर तो जरा देखो एक बार अवधनामा।